नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंपनी लॉ पेपर 1 के एमसीक्यूज के तीसरे पार्ट को। इसमें हम शेयर और डिवेंचर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले भी 2 पार्ट आ चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंश के बारे में सही नहीं है कि इसका अंकित मूल्य होता है, इसका पूर्ण रूप से चुकता होना आवश्यक नहीं है, अंशधारी कंपनी का सदस्य नहीं होता है, या इसका निर्गमन कंपनी निर्माण के प्रारंभ में किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये बाकी तीनों बातें सही हैं। ये बात सही नहीं है कि अंशधारी कंपनी का सदस्य नहीं होता है। हर एक अंशधारी कंपनी का सदस्य भी होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कंद के बारे में लागू नहीं है कि इसका अंकित मूल्य होना चाहिए, पूर्ण रूप से चुकता होना चाहिए, स्टॉकधारी कंपनी का सदस्य नहीं होता, या कंपनी के निर्माण के प्रारंभ में इसका निर्गमन नहीं होता है। तो देखिए, स्कंद के बारे में ये पहली वाली बात लागू नहीं होगी। स्कंद का अंकित मूल्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंश के प्रकार होते हैं 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंश के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक होता है समता अंश यानी इक्विटी शेयर, और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश या प्रेफरेंशियल शेयर। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वाधिकार या अधिमानी अंश कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5 या 7। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पूर्वाधिकार अंश 7 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, अंश का लक्षण नहीं है निर्धारित संख्या, अचल संपत्ति, अंश प्रमाण पत्र या कंपनी की सदस्यता। तो देखिए, अंश की संख्या निर्धारित होती है, अंश का प्रमाण पत्र भी जारी होता है, और अंशधारी कंपनी के सदस्य भी होते हैं। ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन अंश कोई अचल संपत्ति नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से लाइबिलिटी है, कैपिटल के रूप में ये होती है ना, तो ये लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण अंशधारी अपने आधिक्य के अधिकार का प्रयोग नहीं करता है संचालक की नियुक्ति के प्रस्ताव पर, विक्रय अभिकर्ता की नियुक्ति के प्रस्ताव पर, कंपनी और पूर्णकालिक संचालक के बीच करार की शर्तों में मतभेद होने पर, या उपर्युक्त सभी में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन सभी केस में समता अंशधारी अपने आधिक्य के अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद, अंश आवेदन पत्रों के आधिक्य की राशि न लौटाने पर ब्याज की दरों में परिवर्तन किया गया है केंद्रीय सरकार द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, अधिकरण द्वारा, या संचालक मंडल द्वारा। तो देखिए, इस ब्याज की दरों में परिवर्तन केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवंटन पत्र पर नहीं होता है आवेदन पत्र का संदर्भ, आवेदन किए गए अंशों की संख्या, आवंटित अंशों की संख्या, या सार्वमुद्रा। तो देखिए, आवंटन पत्र तब जारी किया जाता है जब शेयर का आवंटन किया जाता है। ठीक है, और इसमें आवेदन पत्र का संदर्भ भी दिया जाता है, आवेदन किए गए अंशों की संख्या भी बताई जाती है, और वास्तव में आवंटित अंशों की संख्या भी बताई जाती है, लेकिन इसमें सार्वमुद्रा नहीं होती है कंपनी की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंश प्रमाण पत्र के बारे में सत्य है अंशों के अधिकार का साक्ष्य होता है, सार्वमुद्रा के अंतर्गत जारी किया जाता है, स्टाम्प लगा होता है, या ये सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। क्योंकि अंश प्रमाण पत्र जो होता है वो अंशों के अधिकार का साक्ष्य के रूप में भी काम करता है। इसे कंपनी की सार्वमुद्रा लगाकर जारी किया जाता है, स्टाम्प इसके ऊपर लगा होता है। अगला प्रश्न है, अंश प्रमाण पत्र प्रमाण होता है अधिकार का, रजिस्टर्ड धारक होने का, सत्यता का, या इन सभी का। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से तैयार अंश प्रमाण पत्र की जांच की जाती है संचालक द्वारा, कंपनी सचिव द्वारा, कंपनी अंकेक्षक द्वारा, या रजिस्ट्रार द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अंश प्रमाण पत्र जारी होने के पहले जब तैयार हो जाता है तो कंपनी का अंकेक्षक यानी ऑडिटर उसकी जांच करता है। अगला प्रश्न है, सदस्य के बारे में सुसंगत है अंश पत्र का धारक अभिप्रेत नहीं है, वह अंशधारक होता है, उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होता है,
या इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों ही बातें सही हैं, सुसंगत हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है सीमा नियम पर हस्ताक्षर करके, लिखित रूप से सदस्य बनने की सहमति देकर, निक्षेप से संबंधित प्रलेखों में हितकारी स्वामी के रूप में दर्ज होकर, या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो कंपनी की सदस्यता इन तीनों विधियों से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सदस्य बनने के लिए सहमति देने का तरीका नहीं है आवंटन, समर्पण, अंतरण या पारेषण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समर्पण। क्योंकि जब अंश का समर्पण किया जाता है यानी आप सदस्य थे और अब सदस्य नहीं रहना चाहते हैं, अपने अंश के अधिकार को आप छोड़ रहे हैं, तो समर्पण में सदस्य बनने की सहमति शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कंपनी की सदस्यता नहीं प्राप्त कर सकता अवयस्क कंपनी, साझेदार संयुक्त रूप से या अंशों के बंधक पर ऋण देने वाला। तो देखिए, एक अवयस्क व्यक्ति कंपनी की सदस्यता नहीं प्राप्त कर सकता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदस्यता समाप्त हो जाती है सदस्य द्वारा अंशों के अंतरण मात्र से, अंशों के विधि मान्य समर्पण द्वारा, असही है, या फिर अ और ब दोनों सही हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अ और ब दोनों ही बातें सही हैं कि अंशों का अंतरण कर दिया जाए या फिर अंशों का विधि मान्य समर्पण कर दिया जाए, दोनों केस में सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, कंपनी में अंशधारक को किन्हीं अंशों में लाभकारी हित रखने वाले व्यक्ति के विषय में घोषणा किसके समक्ष करनी होती है? सेबी के, केंद्रीय सरकार के, कंपनी ला अधिकरण के, या कंपनी के। तो देखिए, यदि कंपनी का कोई अंशधारी है और उसके अंश में कोई लाभकारी हित रखने वाला अन्य व्यक्ति है, तो इसके बारे में कंपनी को बताना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, विदेशी रजिस्टर के बारे में सत्य नहीं है, यह भारत के बाहर किसी देश में रखा जाता है, इस बारे में कंपनी के लिए अपने अंतर नियमों में प्राधिकृत होना आवश्यक नहीं है, यह एक शाखा रजिस्टर होता है, या उपर्युक्त सभी बातें असत्य हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि विदेशी रजिस्टर रखने के लिए कंपनी को अपने अंतर नियम में प्राधिकृत होना जरूरी होता है, जबकि यहाँ दिया है आवश्यक नहीं है, इसलिए ये बात सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, कंपनी के लिए ऋण लेने का अधिकार है संचालक मंडल को, संचालक को, रजिस्ट्रार को, या कंपनी सचिव को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंपनी के लिए कोई भी लोन लेना हो तो संचालक मंडल को अधिकार है कि वो लोन ले सकते हैं। अगला प्रश्न, कंपनी ऋण नहीं प्राप्त कर सकती अंशों के निर्गमन द्वारा, ऋण पत्रों द्वारा, गिरवी द्वारा, या बंधक द्वारा। तो देखिए, कंपनी को यदि लोन लेना हो तो वो डिवेंचर जारी कर सकती है, कुछ गिरवी रख सकती है, बंधक रख सकती है, लेकिन अंशों के निर्गमन के द्वारा लोन नहीं मिलता है, कैपिटल मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधिक्य ऋण की दशा में अनुमति लेनी पड़ती है संचालक मंडल से, साधारण सभा से, रजिस्ट्रार से, या केंद्रीय सरकार से। यानी जब ज़्यादा ऋण लेना हो तो साधारण सभा से अनुमति लेनी आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद बंधक के लिए आवश्यक विषय वस्तु है चल संपत्ति, अचल संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, या ये सभी। तो देखिए, बंधक रखने के लिए अचल संपत्ति की आवश्यकता होती है, यानी अस्थायी संपत्ति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभार में संपत्ति का अधिकार और स्वामित्व रहता है कंपनी के पास, सदस्यों के पास, रजिस्ट्रार के पास, या अंकेक्षक के पास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रभार में संपत्ति का अधिकार कंपनी के पास रहता है। अगला प्रश्न, प्रभार के लिए परिवर्तन की सूचना किसको दी जानी होती है? संचालक को, अंकेक्षक को, कंपनी सचिव को, या रजिस्ट्रार को। तो प्रभार में परिवर्तन की कोई भी सूचना हो तो रजिस्ट्रार को देना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद कंपनी के प्रभारों के रजिस्टर की जांच कर सकता है लेनदार, सदस्य, कोई भी अन्य व्यक्ति, या ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन रजिस्टर्स की जांच सदस्य भी कर सकते हैं, लेनदार भी कर सकता है, और कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, ऋण पत्र के बारे में निम्नलिखित में वर्णित है धारा 2 उपधारा 30, धारा 3 उपधारा 1, धारा 71,
या धारा 4 क। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डिवेंचर के बारे में कंपनी अधिनियम की धारा 230 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है ऋण पत्र की विशेषता नहीं है। यह एक प्रकार का प्रमाण पत्र की भांति है। कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की स्वीकारोक्ति होती है। इसे हस्तांतरित किया जा सकता है या ऋण पत्रधारी को सभाओं में मतदान करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ऋण पत्रधारियों को मतदान करने का अधिकार होता है। ये विशेषता ऋण पत्र की नहीं है, ये विशेषता होती है शेयर की। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋण पत्र धारक के बारे में लागू नहीं होता है। ये कंपनी के लेनदार होते हैं। इन्हें मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इन्हें ब्याज पाने का अधिकार होता है या फिर इन्हें लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ऋण पत्र धारकों को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये बात लागू नहीं होती है। लाभांश केवल शेयर होल्डर्स को मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋण पत्र धारियों के नाम की अनुक्रमणिका आवश्यक होती है जहां उनकी संख्या हो 10, 30, 50 से अधिक या 50 से कम। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि ऋण पत्रधारियों की संख्या 50 से अधिक हो तो उसकी एक लिस्ट बनाकर मेंटेन करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, ऋण पत्र न्यास विलेख निम्न के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। सेबी, भारत सरकार, अधिकरण या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारत सरकार। अगला प्रश्न है, एक सामान्य कंपनी रक्षित ऋण पत्र अधिक से अधिक कितने वर्षों के पश्चात शोधन के ऋण पत्र जारी कर सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10 वर्ष। 10 वर्ष के बाद शोधन के ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऋण पत्र मोचन आरक्षिति यानी कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का उपयोग किया जाता है कंपनी की पूंजी बढ़ाने के लिए, ऋण पत्रों का मोचन न करने के लिए, ऋण पत्र का मोचन करने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस रिजर्व का प्रयोग ऋण पत्र के शोधन के लिए किया जाता है या मोचन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऋण पत्र के निर्गमन का अधिकार है संचालक मंडल को, रजिस्ट्रार को, क्षेत्रीय निदेशक को या अधिकरण को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऋण पत्र के निर्गमन का अधिकार संचालक मंडल को होता है। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ऋण पत्रधारियों को प्राप्त उपचार है कि वह न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है, स्वयं प्रापक नियुक्त कर सकता है, ऋण पत्र न्यासी के माध्यम से उपचार प्राप्त कर सकता है या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। एक ऋण पत्र धारक को ये तीनों ही अधिकार प्राप्त होते हैं, तीनों ही उपचार प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय विलेख की विषय सामग्री नहीं है। अधिकरण द्वारा अनुमोदन, निर्गमित ऋण पत्रों की राशि, ब्याज की दर, भुगतान की तिथि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। न्यास विलेख के लिए अधिकरण द्वारा अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद है, अंशधारियों के आवेदन करने पर न्यास विलेख की प्रतिलिपि भेजना आवश्यक है 30 दिन के अंदर, 3 माह के अंदर, 7 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 7 दिन के अंदर। जब भी डिवेंचर होल्डर आवेदन करते हैं 1 सप्ताह के अंदर न्याय विलेख की प्रतिलिपि भेजना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में इसका उल्लेख नहीं होता है। ऋण पत्रधारियों का नाम, धारित ऋण पत्रों की संख्या, भुगतान की गई राशि या लाभांश की दर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में लाभांश के दर की कोई भी बात नहीं कही जाएगी क्योंकि लाभांश तो शेयर होल्डर से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।